हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो पढ़ रहे थे सजीव जगत में विविधता में, हम पढ़ रहे थे कि सजीव क्या है और सजीवों के जो हैं सजीव जगत यानी सजीव जो वस्तुएं हैं, यहाँ सजीव जगत के नाम लिखकर सीधे लिखूंगा सजीव वस्तुओं के लक्षण क्या है। यहाँ हम क्या कर देते हैं? सजीवों के लक्षण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण। देखो सजीवों के लक्षण दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। सजीवों के लक्षण दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है? एक को कहा जाता है विशिष्ट लक्षण। क्या कहा जाता है? विशिष्ट लक्षण। एक इनमें विशिष्ट लक्षण पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है? समान लक्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समान लक्षण। देखो आपको बताया गया कि जो सजीव होते हैं, सजीवों में लक्षण दो तरह का देखा जाता है। एक तो क्या होता है कि कुछ लक्षण जो है होते हैं उनके विशिष्ट होते हैं, यानी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और कुछ क्या होते हैं? समान लक्षण होते हैं। इसमें लक्षण में जो है हमने पहला पढ़ लिया था। अब जैसे इसमें बताया गया कि कौन कौन से जो हैं इनके जैसे विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो विशिष्ट लक्षण ये होता है कि इनमें जो है जो सजीव वस्तुएं होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो कोशिका जो है इनका क्या है? विशिष्ट लक्षण। कोशिका क्या है? विशिष्ट लक्षण। कोशिका किसमें आ जाएगा? विशिष्ट लक्षण आ जाएगा। दूसरा जो है आप लोगों को पढ़ाया गया, आज ये मैं कोशिका के बारे में विधिवत पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूं और आज आप लोगों को पढ़ना था। आज दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय। ठीक है ना? ये भी क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया भी क्या है? विशिष्ट लक्षण है। जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय, ये भी किसमें आता है बेटा? विशिष्ट में आता है। तीसरा जो आता है वृद्धि। तीसरा क्या आता है? तो वृद्धि ये सामान्य लक्षण है। क्या है? ये सामान्य लक्षण में आता है। तीसरा क्या आ गया? वृद्धि ये सामान्य लक्षण में आता है। इसके बाद से प्रजनन क्रिया, यानी सभी सजीवों में क्या होता है? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो प्रजनन क्रिया जो है ये भी किसमें आ जाता है? समान लक्षण में आ जाता है। इसके बाद से देखो गति, इनमें क्या पाया जाता है? गति पाया जाता है। तो गति भी जो है ये किसमें आता है? समान लक्षण। यानी ये तीन जो लक्षण आप देख रहे हो ये किसमें आ जाते हैं? सामान्य में। और कोशिका और जैव रासायनिक क्रिया और इसके बाद से संवेदनशीलता क्या होता है? संवेदनशीलता यानी पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ और एक चौथा जो है आ जाता है जीवन चक्र। क्या आता है? जीवन चक्र। ये किसमें आ जाते हैं बेटा? ये इनके विशिष्ट लक्षण आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? विशिष्ट लक्षण। अगर इनको पांचवा मान लिया गया, पांचवा, छठवां और सातवां, क्या मान लिया गया? सातवां। तो ये तीन जो है किसमें आ जाते हैं? समान लक्षण आ जाते हैं। ठीक है ना? तो हम इसमें से जो है पहला जो है कोशिका के बारे में जो है हमने क्या कर लिया है? विधिवत पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय क्रिया। ठीक है ना? तो इसको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हम पढ़ रहे थे कि सजीवों में लक्षण क्या है, तो मैंने अभी बताया कि सजीवों में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक क्या पाया जाता है? विशिष्ट लक्षण और एक क्या पाया जाता है? सामान्य। जिसमें विशिष्ट लक्षण से हमने कोशिका को क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। आप कोशिका में पढ़ रहे थे तो आपने देखा मैं बार बार दो चीज़ों पर रिपीट कर रहा था कि उसमें जो है मान लो कि कोई कोशिका है, ये कोशिका की क्या है? भित्ति है। ऊपर वाली क्या है? कोशिका
भित्ति है, और उसके ठीक नीचे जो है एक पतली झिल्ली नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति क्या होती है, मृत कोशिका होती है, और ये क्या होती है, ये क्या होती है, जीवित कोशिका। अब एक चीज बताओ, हमें ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो ये निर्धारित करेगा कि कौन सा भाग जीवित है या कौन सा भाग सजीव है और कौन सा भाग निर्जीव है। तो उसको जो है इसको तय कौन करता है, तो इसको तय करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय करता है। जैसे मान लो आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्या है, आपके वीडियो में शायद एक ट्राई कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति है, जिसको हम मृत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको मृत कह रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं, जीवित। जी, अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो कोशिकाओं में जो है कुछ क्रियाएं, जैसे कुछ या तो निर्माणकारी या विघटन अगर क्रियाएं हो रही हैं, अगर उनसे कुछ नया निर्माण हो रहा है या कुछ टूट के अलग चीज बन रहा है, तब तो वह क्या माना जाएगा, जीवित माना जाएगा। और जिनमें ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसमें नहीं माना जाएगा। तो आप उस दिन देखे थे कि उसमें जो सजीव वाले में बताया गया था कि उसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, बताया गया था ना, और उसके अंदर कोशिकांग पाया गया था। तो उसमें अलग अलग क्या हो रही थी, उनमें तो क्रियाएं हो रही थी, और जिसके अंदर केवल जो है एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया होती है, नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है उपापचय क्रिया के माध्यम से आप ये, यानी जिन आपको बताया जा रहा है कि जिन कोशिकाओं के अंदर अगर क्या हो रहा है, उनके अंदर जटिल यानी सरल घटक से जटिल घटक का निर्माण या विघटन होता है, वह क्या कहलाता है, उपापचय क्रिया कहलाता है। तो हमें दूसरा जो है इसकी जो है लक्षण पढ़ना है, वह लक्षण कौन सा है, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय। यह भी एक क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है, यानी कोशिकाओं का ये क्या पाया जाता है, विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय क्रिया क्या है। आप यहाँ देख रहे हो, इसका परिभाषा बताया गया कि कुछ सरल घटक से जटिल घटक का निर्माण होना या विघटन होना क्या कहलाता है, उपापचय क्रिया कहलाता है। या मान लो वे संरचनाएं जिनके अंदर रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिएक्शन होगी, जिससे कुछ निर्माणकारी या विघटनकारी क्रियाएं संपन्न होंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखते हैं, पौधों में देखो, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, इधर देखो ध्यान से, आप लोगों ने जैव प्रक्रम जो 10 में जैव प्रक्रम पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि पौधे की पत्तियां क्या करती हैं कि सूर्य की प्रकाश में क्या करती हैं, वायुमंडल से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जमीन से क्या लेती हैं, जल व खनिज लवण। और पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्णहरित। अब इनको यानी सूर्य के प्रकाश में वर्णक के साथ ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और जल को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, किसमें बदल देते हैं, क्या निर्माण कर देते हैं, इन दोनों से ये क्या कर देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दो चीज लिए और दोनों से इन्होंने निर्माण कर क्या कर दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। किसका कर दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। तो ग्लूकोज का तो ये कौन सा अभिक्रिया है, निर्माणकारी अभिक्रिया। यानी दो चीजों को लेकर इन्होंने किस चीज का निर्माण कर दिया, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज ही उसका क्या है, भोजन। पौधों का भोजन क्या है, ग्लूकोज। दूसरा क्या है, श्वसन अभिक्रिया हम करते हैं। श्वसन अभिक्रिया करते हैं ना, तो हम जब अभिक्रिया करते हैं, श्वसन सांस को लेते हैं, तो हमारे भोज्य पदार्थ में क्या गुना होता है, ग्लूकोज गुना होता है। और जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है ना, हम जो जितना भोज्य पदार्थ लेते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जब पचने के बाद से कहाँ चला जाता है,
हमारे ब्लड में जाता है तो उसमें ग्लूकोज क्या हो जाता है, मिल जाता है हमारे ब्लड में। अब जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो है किसके संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। तो ग्लूकोज को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है, विघटित कर देता है। क्या कर देता है, विघटित कर देता है। और इस ग्लूकोज को उसे किसमें बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो जो जितने भी सजीव कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया और उपापचय क्रिया होता है, निर्माणकारी या विघटन क्रिया होता है। समझ में आया। अब देखो, जितने भी निर्माणकारी और विघटनकारी अभिक्रिया होती है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, देख रहे हो ना, जितने भी निर्माणकारी, ये निर्माणकारी है और ये क्या है, विघटन। और जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे किसका निर्माण होता है, उपापचय का निर्माण होता है। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हम तीसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा हमने क्या कर लिया, दूसरा हमने इसका क्या पढ़ लिया, जो लक्षण है, यानी सजीवों के जो लक्षण है उसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब तीसरा हम पढ़ेंगे वृद्धि। क्या पढ़ेंगे, वृद्धि। तीसरा क्या पढ़ना है हमको, वृद्धि पढ़ना है। यानी जितने सजीव होते हैं उनमें क्या होता है, वृद्धि होता है। क्योंकि वृद्धि जो है, वृद्धि आप इसे समझते हो, वृद्धि वही कर, हम कहते हैं कि हमारे शरीर का आकार बढ़ गया, हम बड़े हो गए, यानी छोटे से क्या हो गए, बड़े हो गए, ये क्या है, वृद्धि। क्योंकि सामान्य रूप में हम यही कहते हैं। लेकिन देखो वृद्धि क्या होता है बेटा, वृद्धि जो है ये दो मापदंडों पे आधारित है। किस पे मापदंडों पे, यानी दो मापदंडों पे आधारित है। पहले तो कहा जाता है कोशिका की संख्या का बढ़ना और दूसरा भार का बढ़ना। अगर मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य में या जीव जंतुओं में वृद्धि कम होगी, वृद्धि कम होगी। ध्यान से सुनो, पहले लिखो नहीं। आपको जो वीडियो में लिखने का मौका है तो कहाँ लिखते हो, यहाँ घर नहीं पढ़ते हो। जब आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर क्या मिलता है, अपलोड मिलता है, आप घर पर पढ़ो, सुनो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि किसी चीज को समझना जरूरी है, बाकी नोट्स तो घर मिलता है। अब देखो बेटा, बताया जा रहा है कि ये दो मापदंडों पर आधारित है। पहले क्या बताया गया, कोशिका की संख्या में वृद्धि अगर हो रही है, अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तब तो क्या माना जाएगा, वृद्धि हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है तो भी हम मान लेंगे वृद्धि बढ़ रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, वो बढ़ रहा है। अगर वजन बढ़ रहा है, भार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वजन अगर बढ़ रहा है तो भी हम क्या मानेंगे, वृद्धि हो रहा है। जैसे देखो, नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो एक बात बताओ, जितना आपके शरीर में, अभी आप भी बच्चे हो लेकिन आप बड़े हो गए, आप छोटे बच्चे तो नहीं, तो जितना छोटे बच्चे के शरीर में कोशिकाएं हैं, क्या उतना ही कोशिकाएं आपके शरीर में है। यानी हमारा शरीर का वृद्धि और विकास हुआ है तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या में भी क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। और दूसरा एक बात बताओ, छोटे बच्चे का वजन मान लो कि वो 3.5 kg के जन्म लेता है तो 3.5 kg का रह जाता है। अगर उसके आप देखना 6 महीने में वजन बढ़ती जाती है, यानी हमेशा वजन बढ़ती है, तो उसकी अगर वजन बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि, ग्रोथ हो रहा है, यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तब उसमें हम क्या मानेंगे कि इनमें वृद्धि हो रही है। अगर मान लो कि किसी में कोशिकाओं की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा, तो उसकी वृद्धि मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। जैसे बच्चों में, नौजवानों में क्या होते हैं, वजन यानी भार भी बढ़ता है और कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा में क्या होता है, ये दोनों चीजें जो है घटने लगती है, यानी कोशिकाओं की संख्या में भी क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है, कमी आने लगती है, और वजन भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। और ये घटते घटते, दोनों घटते घटते हमें किधर ले जाते हैं, मौत तक। ठीक है ना। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं ये जो है कि ये सामान्य लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, तो आप बताओ, क्या ये तो सजीवों में तो भाई इनका कोशिका भी बढ़ता है और भार भी बढ़ता है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि उनमें वृद्धि हो रहा है।
तो क्या निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होता है जी? जैसे मान लो रेगिस्तान देखे हो, रेगिस्तान में क्या होता है कि खेतों में इस तरह का टीला होता है, यानी बालू का ऐसे टीला बन जाता है, ठीक है ना, ये टीला बन जाता है। अब इसमें ये आकार भी इसका बड़ा है और दूसरा क्या है, इसमें भार भी है ना। अब अचानक कुछ दिन बाद जानते हो क्या होगा, और आंधी आया और आंधी आकर इसके आकार को क्या कर देता है, और बड़ा कर देता है। तो जब ये और बालों को लाकर इसमें खड़े रख दिया तो इसकी आकार क्या हो गई, और बड़ हो गई, और ये क्या हो गया, वजन भी बढ़ गया। तो क्या इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, लेकिन दोनों के वृद्धि में अंतर है। इसके वृद्धि में क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। कैसे, अंदर अंदर एक क्रिया करके वृद्धि होती है। हमारे शरीर में, सजीवों में क्या होता है, शारीरिक शरीर के अंदर क्रियाओं के माध्यम से होता है, और इन पे किस तरह का हो रहा है, बाहर से हो रहा है, बाहर से उड़ के आया, इसमें क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो इसमें भी वृद्धि होता है, इसमें वृद्धि होता है, लेकिन दोनों की वृद्धि में क्या है, अंतर है। तो वृद्धि दोनों में हो रहा है, इसलिए जो है इसको वृद्धि को किसमें रखा जाता है, समान लक्षण में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, समान लक्षण में रखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो तीसरा भी समझ में आ गया। तो तीसरा क्या था, वृद्धि का। अब चौथा हम पढ़ेंगे प्रजनन। क्या पढ़ेंगे, प्रजनन। इसको मिटाते हैं, यहां देखते हैं। चौथा क्या आता है, प्रजनन। चौथा इनका लक्षण क्या है बेटा, प्रजनन। प्रजनन इसको क्या कहता है, रिप्रोडक्शन। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देख रहे हो, एक री प्रोडक्शन। री माने क्या होता है, पुनः, री माने क्या होता है, पुनः। प्रोडक्शन माने क्या होता है, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। यानी देख रहे हो ना, दो शब्द मिल गया। यानी प्रजनन की क्या क्या है, जैसे मनुष्य में या जीव जंतुओं में क्या होता है, प्रजनन की क्षमता होती है। प्रजनन की क्षमता का मतलब ये होता है अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे मान लो पति पत्नी, जैसे हम और मेरी पत्नी मिलकर हमने क्या किया, अपने जैसे संतान को जन्म दिया। अब हमारे संतान क्या करेंगे, वह जैसे अपने जैसे संतान को जन्म दिया, और ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी, यानी अपने जैसे संतति का क्या करते रहेंगे, जन्म देते रहेंगे, और जैसे पुराने लोग हैं वो क्या होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे, और नया जीवन क्या होता है, चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रजनन है, प्रजनन तो आपने समझ लिया कि प्रजनन क्रिया क्या होता है, कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाता है, प्रजनन क्रिया कहलाता है। अब ये आपको जानना है कि क्या यह एक विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है। तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। तो जब शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करेंगे, नहीं करेंगे। या मान लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई जो है मेल डंकी, क्या है, डंकी, इसको क्या कर दिया गया, इसका जो है क्रॉस किससे करा दिया गया, फीमेल हार्स से। यानी इनको जो है डंकी का जो है किनसे क्रॉस करा दिया गया, तो इनसे जो संतान पैदा, यानी जो
संतान पैदा होगा, शैतान नहीं, ठीक है ना? क्या संतान पैदा होगा, वह खच्चर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? खच्चर। और खच्चर जो है, खच्चर में जो है एक प्रॉब्लम होती है, वह अपने जैसे संतान को पैदा नहीं कर पाता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं पैदा कर पाता है? खच्चर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? म्यूल बोलते हैं। अब क्यों नहीं कर पाता है बेटा? क्योंकि जब देखो, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, जब संतान पैदा होती है तो संतान में माता पिता दोनों का क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री, यानी उनके गुणों का विभाजन होता है ना। तो मान लो कि 46 गुणसूत्र किसमें होते हैं? पुरुष में होते हैं। और 46 गुणसूत्र किसमें होती है? महिला में होती है। और दोनों से वो गुणसूत्र लेते हैं और 23 गुणसूत्र लेके और क्या कर लेते हैं? अपने शरीर यानी अपने अंदर 46 गुणसूत्रों को बना देते हैं। अब यहाँ बताओ, जो यहाँ पे गदहा है, ये क्या है? गदहा का क्रॉस किससे कराया गया है? फीमेल घोड़ी से करा दिया गया। गदहा और घोड़ी में अंतर है ना? गदहा गदही, घोड़ा घोड़ी, अंतर है नहीं है? तो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे आपने किससे क्रॉस करा दिया? यानी गधे को घोड़ी से। अब बताओ, घोड़े का जो गधे का गुणसूत्र होता है कितना होता है? आप लोग पता है? इनमें जो है 62 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? यानी द्विगुणित 62 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? 62 द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या बताएगा? बताया जा रहा है कि हमने किससे कराया है? हमने गधे का किससे? घोड़ी से कराया है। अब गधे में कितना द्विगुणित गुणसूत्र कितना होता है? 62 होता है। और जो घोड़ी होती है यानी उसमें कितना होता है गुणसूत्र? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। द्विगुणित गुणसूत्र कितना होता है? 64 होता है। यहां ध्यान रखना, ये कितना हो गया? 64। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का अर्धसूत्री विभाजन करेगा ना, इनसे जो ये खच्चर पैदा होगा, इन दोनों में से आधा लेगा ना, तो इनका आधा कितना होगा? 31 होगा ना। इनसे आधा ले लिया तो कितना हुआ? 31। और इनसे लिया आधा तो कितना हुआ? 32। कितना हो गया? 32। अब आप बताओ 31 और 32 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। अब ये बताओ, इनसे अगर कोई औलाद पैदा हो तो ये अपना गुणसूत्र कितना देंगे? इनका आधा करोगे, इनका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? अरे 33 है ना, तो 31 गुना 62 हो रहा है ना, 31.5 हो जाएगा। अब ये बताओ 31.5 यानी द्विगुणित होता है। ये क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। ये जब तक किसमें होगा? पॉइंट में इसका क्या होता है? विघटन, इसका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जो है ये क्या होता है? ये इसके पास बाप बनने की क्षमता नहीं रहती है। ये क्या होता है? इसको कहा जाता है, यानी इसमें युग्मक जो है जोड़े में नहीं बनेगा, और जब तक जोड़े में नहीं बनेगा तब तक उसका विभाजन नहीं होगा। इसीलिए ये जनन अयोग्यता क्या करता है? दर्शाता है। ये क्या करता है? जनन अयोग्यता दर्शाता है। जनन अयोग्यता, अयोग्यता का मतलब क्या है? यानी जनन करने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो आज से एक बात समझ गए कि खच्चर जो होता है वो किसका दिन होता है? कैसे क्रॉस कराया गया होता है? गधे को घोड़े से, और उनका जो औलाद पैदा होता है वो क्या बन जाता है? खच्चर। नहीं देखना, गांव में लोग अक्सर गाय देते हैं, बड़ा का खच्चर वाले सुने हो ना? खच्चर एक गाली है, यानी एक शब्दों में कहा जाए कि आप नहीं कहते अधबेसरा, ठीक है ना? यानी ये शुद्ध औलाद नहीं है,
ये क्या है? अशुद्ध अवयव। ठीक है, तो हम इसको भी देख लिए। अब इसके बाद से प्रजनन हमने देख लिया, तो ये क्या है बेटा? ये क्या माना जाएगा? ये जो है विशिष्ट लक्षण माना जाएगा? विशिष्ट लक्षण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि सब में प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जा रही है, तो इसलिए विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाएगा। ये कौन सा लक्षण माना जाएगा? सामान्य लक्षण माना जाएगा। मैं यही तो बता रहा हूँ, विशिष्ट लक्षण क्या है और सामान्य। इससे पहले ये भी क्या बताया? ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब इसके बाद से आ जाता है पांचवा, जो आता है वो आता है जो है, हमने कितना पढ़ लिया? 4 पढ़ लिया ना, ये चौथा था ना। अब हमको पांचवा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पांचवा। अरे पहला हमने कोशिका पढ़ा, दूसरा हमने जैव रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया? वृद्धि, और चौथा क्या पढ़ लिया? प्रजनन। अब हमको क्या पढ़ना है? संवेदनशीलता। क्या पढ़ना है? पांचवा पढ़ना है संवेदनशीलता। क्या पढ़ना है बेटा? संवेदनशीलता। क्या है संवेदनशीलता? देखो, जब कोई सजीव या उसका शरीर, जैसे हमारा शरीर है, हम सजीव हैं और हमारा शरीर है, और हमारा शरीर क्या करता है? बाहरी संवेदना को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप बैठे हुए हो और आपके साथ में कोई बगल में बैठा हुआ है और सुई आपको धीरज चुभा दिया। क्या कर दिया? सुई लेके धीरज चुभा दिया। आपको सुई चुभ गया, आपके हाथ को खींचा और क्या कर दिया? चुभा दिया। अब वो आपके हाथ को, फिर आप इधर पड़ रहे हो और आपके हाथ को पकड़ेगा, तो आप अपने हाथ को क्या करोगे? खींचोगे। क्या करोगे? खींचोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या आ गई है? संवेदनशीलता आ गई है। आप क्यों इसको करोगे कि कहीं फिर ये हमको छेद कर दे। ठीक है ना? काला रह क्या? आपने छुई मुई का पौधा देखा है? तो छुई मुई का जो है, इसको संवेदनशीलता या अनुकूलता कहा जाता है। संवेदनशीलता या अनुकूलता, अनुकूलन। देखो, बताया जा रहा है, छुई मुई का पौधा आपने देखा? उसकी पत्तियां ऐसे फैली रहती हैं, पतली पतली पत्तियां होती हैं, वो फैली हुई होती हैं, और जैसे जाके धीरे से आपने क्या किया? पत्तियों के ऊपर टच किया, उसको अपने देहात में लजवंती पौधा भी कहा जाता है, यानी शर्माने वाला पौधा भी कहा जाता है, लेकिन उसको छुई मुई नाम है। लेकिन अपने देहात में लोग क्या कहते हैं? लजवंती के नाम से जानते हैं। तो जैसे आप टच करोगे ना, तो वह संवेदना को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके क्या करेगा? तुरंत जो है अपने पूरे पत्तियों को ऐसे क्या कर लेगा? ढक लेगा। क्या कर लेगा? ढक लेगा। यानी उसने संवेदनशीलता को ग्रहण किया, और ग्रहण करने से उसके शरीर में जो परिवर्तन आया, अरे उसने क्या किया? उसने ग्रहण किया कि कोई मुझे क्या कर रहा है? टच कर रहा है, और उसके बाद से उसके शरीर में क्या आया? परिवर्तन आया। उसने अपने पतियों को क्या कर लिया? ऐसे ढक लिया। तो ये जो उसके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और छोटे बच्चों को देखते हो, अब तो आप लोग देखना, चाय पीते हो या कुछ करते हो, वो बार बार क्या आता है? उसको पकड़ने आता है। आप उससे चाय को खींचते हो कि अरे ये जैसे टच करेगा इसका हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। या पहले हम लोग लाइटन से पढ़ते थे, तो भी बच्चे बार बार जाते थे, बार इतना परेशान करते थे, खींच के ले जाकर वहाँ बैठा क्या हो, अब फिर वो कहाँ जाएगा? लाइटन को पकड़ने के लिए। एक बार मेरे घर में ऐसे एक बच्चा पसंद करता था,
मैं बहुत देर से परेशान था, पढ़ने नहीं दे रहा। जब हमारे समय में लालटेन की बड़ा यूज होती थी, तो मैं कहा कि अच्छा इसको सबक सिखाता। मैंने क्या किया, लाया और 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि पकड़। उसने क्या किया, सट से हाथ लगे और लालटेन को शीशे को छू दिया, और छुआ जैसे जला, हाथ को क्या कर दिया, खींच लिया और रोने लगा। उसके बाद से चुपचाप बैठ गया, अब लालटेन के पास नहीं जा रहा था। अब मैं उसको क्या कहता था, बाबू आओ आओ, उसके हाथ में पकड़ के कहाँ लाता था, लालटेन के पास। लालटेन के पास में जितना खींचता था, वो अपने हाथ को अपने बल से क्या करता था, अपने तरफ खींचता था। यानी उसके अंदर उसको क्या हो गया, संवेदन, उसने संवेदना को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करके उसके अंदर परिवर्तन क्या आया कि वो अपने हाथ को क्या करने लगा, अब उसके पास नहीं ले जा रहा है, और क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये परिवर्तन क्या कराता है, अनुकूलन। समझ में आया, समझ में आया जी? तो ये एक क्या होती है, विशिष्ट लक्षण होती है। क्या होती है, विशिष्ट लक्षण। जैसे आप सोए हो और या आपको ठंडा लगा, तो आपको ठंडा लगता है तो अचानक आपके पूरे रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये क्या है, संवेदनशीलता, यही है ना। या आपको कोई आया और धीरे से आपके कान पे ऐसे किया, तो भी आपके रोंगटे को क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएगा। तो यानी आपने संवेदना को ग्रहण किया, और ऑटोमेटिक आपने कहा नहीं कि आपके हाथ के जो रुए हैं वो क्या हो जाए, खड़े हो जाए, वो अपने आप क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। क्या है, संवेदना है, संवेदनशीलता और अनुकूलन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है, केवल किसमें होता है, सजीवों में होता है। तो जो सजीवों में केवल होता है वह क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। और जो दोनों में होता है वह क्या होता है, समान लक्षण होता है। बात समझ में आ गई, समान और विशिष्ट में समझ में आया। तो ये आपने संवेदनशीलता या अनुकूलन भी देख लिया। अब इसके बाद से है गति। क्या होता है, गति। छठवां क्या है, गति। बेटा गति क्या है, गति क्या है कि किसी वस्तु को यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ये बताओ क्या सभी सजीव वस्तु जाते हैं, पेड़ पौधे भी जाते हैं एक स्थान से दूसरे, हाँ उनमें भी गति होती है, वो हिलते डुलते हैं तो गति है। आप जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, मनी प्लांट। मनी प्लांट आप लगा दो, वो आगे बढ़ते बढ़ते खूब दूर तक चला जाता है, देखिए ना। या ये लतेदार पौधों को लगा दो, देखो आगे बढ़ते बढ़ते सहारा पाके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये उसमें गति है तभी तो चढ़ रहा है। तो आप देखो, आप देखोगे कि अन्य जो है, जैसे अन्य भी जो है निर्जीवों में भी गति होती है, ऐसा नहीं है। निर्जीव भी तो गाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकता है। तो ये गति जो है, गति जो है निर्जीवों में भी होता है और किसमें होता है, सजीवों में भी होता है। इसलिए जो है ये क्या है, इसको विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाएगा। कौन सा लक्षण होगा, समान लक्षण होगा। और लास्ट जो है जीवन चक्र। लास्ट क्या है, सातवां जो है जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या है बेटा, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक दिन आज हमारी जन्म हुई है, हम एक दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। बड़े होंगे, हम अपने जैसे संतान को भी जन्म देंगे, और फिर क्या होगा, संतान को जन्म देने के बाद कुछ समय ऐसा आएगा कि हम बूढ़े होंगे, उसके भी संतान होंगे, और तब तक हम इस दुनिया से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। यानी हमारा जन्म होना और जन्म होने के बाद से मौत क्या है, निश्चित है। सब लोग जानते हैं ना कि हमारा जीवन क्या है, एक निश्चित है, और सबको क्या होना है, एक समय निर्धारित किया गया है कि कब से कब तक उसको क्या है, जीवित रहना है। ये प्राकृतिक दिन है कि इतना से इतने साल, जैसे 100 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र माना जाता है। और इसके बाद से हर आदमी को क्या करना है, इस दुनिया से जाना है। तो ये जो है जीवन चक्र जो है चलता रहता है। बचपना आती है, बचपना से क्या आता है, बाल अवस्था आ जाता है, बाल अवस्था के बाद से युवा अवस्था, युवा अवस्था में बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद से हमारी मौत भी आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं।
और सजीवों में मौत क्या है? मौत निश्चित है, इसलिए ये कौन सा लक्षण माना जाएगा? विशिष्ट लक्षण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विशिष्ट लक्षण माना जाएगा। तो ये आपका रहा कुछ सजीवों में और कुछ निर्जीवों, यानी सजीव में कुछ समान है और कौन सा लक्षण? विशिष्ट लक्षण। अब हमको सीधे जो है जो नया स्टार्ट करना है, ये तो हमने केवल अभी सजीव जगत के बारे में देखा। अब हमको मुख्य अध्ययन क्या करना है? वो करना है जैव विविधता। क्या पढ़ना है? जैव विविधता। तो हम ये चाहेंगे कि इसको क्या किया जाए? जैव विविधता को नेक्स्ट, यानी आज काउंटिंग भी चल रही है तो उसे भी देखना है, तो हम उसको क्या करते हैं? जैव विविधता को नेक्स्ट वो करते हैं, ठीक है। और आज यहाँ तक करते हैं, इसको आप नोट बना लो और आसान भाषा में हम प्रयास करेंगे कि आपको जैव विविधता समझा दें। जैव विविधता का मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर क्या होता है? इस पृथ्वी में क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव जातियां पाई जाती हैं, जीवों की जातियां पाई जाती हैं। लगभग 17 लाख अपने यहाँ क्या होते हैं? इस पृथ्वी पर जो है 17 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। ये कौन? प्रोकैरियोटिक को हटाकर यूकैरियोटिक वाले में कोशिकाओं वाले कितने पाए जाते हैं? और अलग अलग है। इन सबका अध्ययन कैसे किया जाता है? अगले लेक्चर में बताया जाएगा।